देखो पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ ओम्स लॉ से रिलेटेड, रेजिस्टेंस से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल किए थे। आज एक दो थ्योरी के टॉपिक पढ़ने हैं। तो सबसे पहला टॉपिक ले रहा हूं मैं नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, नॉन ओमिक कंडक्टर या नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। तो हम लोग पढ़ रहे हैं नॉन ओमिक कंडक्टर। टॉपिक आपका नॉन ओमिक कंडक्टर। नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होता है? नाम से दिख रहा है जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते। ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते मतलब ओम्स लॉ क्या है कि V प्रोपोर्शनल टू I है ना। वोल्टेज और करंट जो है रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज आता है और जो उसमें फ्लो करने वाले करंट है, ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन ये जो है ये ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते। दोज कंडक्टर्स डू नॉट ओबे ओम्स लॉ, दोज कंडक्टर्स which do not obey ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते। ओम्स लॉ है क्या मतलब V is not proportional to I, V और I आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। V is not proportional to I मतलब ये V और I जो है आपस में प्रोपोर्शनल नहीं होते। करंट और वोल्टेज आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते। और जो रेजिस्टेंस होता है ये रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट नहीं होता। V और I प्रोपोर्शनल नहीं होते और रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट नहीं होता। रेजिस्टेंस इज नॉट ए कांस्टेंट टर्म, मतलब रेजिस्टेंस चेंज होता रहता है अलग अलग टेम्परेचर पे। अलग अलग रेजिस्टेंस जो है वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता। रेजिस्टेंस इज नॉट ए कांस्टेंट टर्म क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, ओमिक जो कंडक्टर होता है, जो ओमिक कंडक्टर होते हैं उनके अंदर रेजिस्टेंस क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। इनमें रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होता। कांस्टेंट क्यों नहीं होता? क्योंकि अलग अलग पोजीशन पर, ग्राफ के अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग रेजिस्टेंस निकलता है। रेजिस्टेंस इज नॉट ए कांस्टेंट टर्म। रेजिस्टेंस कांस्टेंट टर्म नहीं होता और ग्राफ जो है इनके लिए स्ट्रेट लाइन होता है। ग्राफ बिटवीन V and I is not a straight line क्योंकि जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होंगे तो ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता। ग्राफ बिटवीन V and I is not a straight line। तो ये जो है इनको बोलते हैं हम लोग नॉन ओमिक कंडक्टर। कौन कौन से इसके एग्जांपल देखो। जो वैक्यूम ट्यूब होती है जिनके अंदर वैक्यूम ट्यूब जिनके अंदर डिस्चार्ज होता है, तो जो भी वैक्यूम ट्यूब होती है वो सारे नॉन ओमिक कंडक्टर होते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब होता है एट हाई टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक बल्ब जो हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। इलेक्ट्रिक बल्ब एट हाई टेम्परेचर। जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो डायोड होते हैं, सेमीकंडक्टर डायोड और ट्रांजिस्टर। सेमीकंडक्टर डायोड एंड ट्रांजिस्टर या सेमीकंडक्टिंग डायोड एंड सेमीकंडक्टिंग ट्रांजिस्टर। ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये नॉन ओमिक कंडक्टर होते हैं। जैसे अगर हम लोग ग्राफ बनाए इनके बीच में, तो डायोड के लिए ग्राफ ऐसा बनता है, V और I में ऐसा ग्राफ बनता है। इधर V इधर I, ये है VI ग्राफ और डायोड। जैसे ये जो है ये बनता है इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ये VI ग्राफ ऐसा बनता है डायोड के लिए। तो ये जो है ये कुछ ग्राफ है, इनको बोलते हैं हम लोग नॉन ओमिक कंडक्टर। तो ओवरऑल नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होते हैं? नॉन ओमिक कंडक्टर जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते उनको हम लोग नॉन ओमिक कंडक्टर कहते हैं। ये एक दो एग्जांपल ध्यान रखना है, थ्योरी का टॉपिक है।
अब जब नॉन ओमिक है तो इसका मतलब ये ओम्स लॉ को भी नहीं करेंगे। अब ओम्स लॉ था क्या? ओम्स लॉ था V प्रोपोर्शनल टू आई, यानी इनके अंदर V और I प्रोपोर्शनल नहीं होगा और R जो है वो कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि प्रोपोर्शनल नहीं होगा तो होता क्या है कि जैसे हम लोग V बढ़ाते हैं उसके रेस्पेक्ट में I उतना नहीं बढ़ता। अगर जैसे आपने V को डबल किया तो I डबल नहीं होता इसके अंदर, हो बढ़ेगा तो सही लेकिन हो सकता है कि थोड़ा बहुत बढ़े। तो इस तरह से चलता है इनका बिहेवियर। ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता, और अगर स्ट्रेट लाइन कभी होता भी है तो फिर ओरिजिन से पास नहीं होता। एग्जाम्पल है इनके वैक्यूम ट्यूब में अगर हम लोग डिस्चार्ज करते हैं, करंट फ्लो कराने की कोशिश करते हैं चार्ज प्रोड्यूस करके, तो वैक्यूम ट्यूब भी नॉन-ओमिक कंडक्टर होती है। इलेक्ट्रिक बल्ब एट हाई टेम्परेचर ये भी नॉन-ओमिक कंडक्टर होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह होते हैं ये भी नॉन-ओमिक कंडक्टर होते हैं। सेमीकंडक्टिंग डायोड, ये डायोड और ट्रांजिस्टर तो आएंगे अपने आगे जब सेमीकंडक्टिंग कंडक्टर वाला चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग। तो ये होते हैं नॉन-ओमिक कंडक्टर, बस ध्यान रखना है इसको, इतना सा टॉपिक है ये। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? क्लियर कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखो कार्बन रेजिस्टेंस। कार्बन रेजिस्टेंस क्या होता है? जैसे अपने को सर्किट के अंदर, जैसे सपोज करो हम लोग को इलेक्ट्रिक सर्किट बना रहे हैं, जैसे टीवी है, फ्रिज है, गीजर है, हीटर है, तो इनके अंदर हम लोगों को सर्किट के अंदर सर्किट चलाने के लिए रेजिस्टेंस इंस्टॉल करने पड़ते हैं। अब अगर आप रेजिस्टेंस खरीदने जाओगे तो रेजिस्टेंस जो है वो कार्बन रेजिस्टर के फॉर्म में मिलेगा, कार्बन रेजिस्टेंस के फॉर्म में मिलेगा। और ये जो है छोटे छोटे जो कैप्सूल होते हैं ना, जो दवाई वाले कैप्सूल आते हैं, उन कैप्सूल जैसी शेप के मिलते हैं, ये उनसे भी छोटे होते हैं, शेप वही होता है। और इनके ऊपर कलर की 4 स्ट्रिप लगी रहती है जिसको हम लोग बोलते हैं कलर कोड। इनके ऊपर कलर की रिंग लगी हुई होती है। जैसे ये जो है ये एक सिलेंडर टाइप का है, ये मेरा मार्कर। अब मैं इसके ऊपर कलर की रिंग्स लगा दूं, 4 रिंग्स लगा दूं, जैसे मान लो यहाँ लगा दी मैंने रेड रिंग, है ना, और ये उसके आगे लगा दी मैंने एक ब्लैक रिंग, उसके आगे ब्राउन रिंग लगा दी, उसके आगे ग्रीन रिंग लगा दी। तो इस तरह से 4 कलर की रिंग लगी होती है। थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूँ, होते तो लगभग इस साइज के दिख जाएंगे आपको आराम से सर्किट के अंदर, है ना। और आजू बाजू कनेक्शन करने के लिए जगह छोड़ी होती है, तो मैं दिखा रहा हूँ थोड़ा सा बड़ा करके। तो ये जो है इस तरह से सिलेंड्रिकल होते हैं, कार्बन के बने हुए होते हैं, इसलिए इसको कार्बन कार्बन रेजिस्टेंस कहते हैं अपन। और आजू बाजू कनेक्शन करने के लिए जहां इनको इंस्टॉल करना है वहां लगाने के लिए वायर छोड़ा हुआ रहता है। ये इधर एक वायर छोड़ा हुआ रहता है, इधर भी वायर छोड़ा होता है। एक स्ट्रिप होती है इसके यहाँ पर, ठीक है ना, ये चारों तरफ गोल रिंग होती है। एक रिंग होती है यहाँ पर, एक रिंग होती है ये, और एक रिंग होती है ये, 4 रिंग होती है। कई बार 4 भी होती है, कई बार 3 भी होती है। ये जो पहली रिंग है, ये हर रिंग ये कोड को बताती है अपने को। तो ये जो पहली रिंग है, ये रिंग शो करती है फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर को, ये शो करती है फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। ये कार्बन कोड है। मतलब ये जो रिंग्स है ये कोड को शो कर रही है, ये जो रिंग है कोड को शो कर रही है। ये वाली जो रिंग है, ये वाली रिंग सबसे पहले ये शो करती है फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। ये वाली जो रिंग है, ये सेकंड वाली, ये शो करती है सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर को। ये शो करती है सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, ऊपर वाला दिख रहा है ना आपको,
ये रिंग शो करती है सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर को। ये वाली जो रिंग है, ये थर्ड रिंग, ये शो करती है थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर को। थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर को क्या, सॉरी, ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर को, ये सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर को। और ये जो थर्ड रिंग है, ये शो करती है डेसिमल मल्टीप्लायर को। डेसिमल मल्टीप्लायर। और ये जो फोर्थ रिंग है, ये शो करती है टॉलरेंस को या परसेंटेज एक्यूरेसी को। टॉलरेंस या परसेंटेज एक्यूरेसी को। और ये जो है, ये कनेक्शन करने के लिए वायर छोड़े हुए होते हैं, इनसे जहां पर भी इसको लगाना होता है ये लगा देते हैं। अब जैसे मान लो कि ये अलग अलग कलर्स की हो सकती है, वो कलर मैं भी आपको बता रहा हूँ। और इन रिंग्स के अंदर एक कोड छुपा हुआ है, कलरफुल रिंग के अंदर एक कोड छुपा हुआ है जिसको हम लोग कार्बन कोडिंग कहते हैं। तो देखो कलर कोड, टेबल कोड, कलर कोड, कलर कोड के लिए एक टेबल याद रखनी पड़ेगी आपको। और इसके लिए याद रखो एक फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या रखना आपको, फॉर्मूला याद रखना है बी बी रॉय, है ना। फॉर्मूला याद रखना आपको, बी बी आर ओ आई रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, बेबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। ये जितने भी कैपिटल लेटर्स लिखे हैं मैंने, ये जितने भी कैपिटल लेटर लिखे हैं, देखो कैपिटल लेटर क्या क्या लिखे हैं मैंने। कैपिटल लेटर मैंने कैपिटल बी, ये दोनों बी बी आर ओ वाई, ये ग्रेट का जी, ब्रिटेन का बी, वेरी का बी, गुड का जी और वाइफ का डब्ल्यू। तो ये सारे के सारे कलर्स को शो कर रहे हैं। और ये इसी ऑर्डर में याद रहे, ये कलर इसी ऑर्डर में याद रहे, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला बनाया है। तो ये फॉर्मूला याद रखना आपको, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। अब अपन इनसे क्या करते हैं, अपन इनसे एक टेबल बना लेते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं क्लियर करूंगा, उसके बाद में पूरे में बनेगी टेबल। और उस फार्मूले से, उस टेबल से अपने को ये भी पता चल जाएगा कि कलर कलर कौन सा है, और उस कलर के लिए सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, और टॉलरेंस क्या है, और ये जो है उसका डेसिमल मल्टीप्लायर क्या है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार। क्लियर कर रहा हूँ। फॉर्मूला याद रखो, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड रॉय। तो देखो हम लोग एक टेबल बना रहे हैं। यहाँ लिखूंगा मैं कलर, किस कलर के लिए कौन सा सिग्निफिकेंट फिगर है। यहाँ लिखेगा अपना सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ लिख रहे हैं हम लोग डेसिमल मल्टीप्लायर, और यहाँ लिख रहे हैं हम लोग टॉलरेंस। देखो वो जो हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, उसको यहाँ लिख लेते हैं। ये बी बी रॉय,
ग्रेट, ग्रेट का जी लिया, ब्रिटेन का जी लिया, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइट, और लास्ट में लिख दो गोल्डन और सिल्वर, क्योंकि वाइट क्या पहनेगी, गोल्डन सिल्वर की ज्वेलरी, तो गोल्डन सिल्वर भी याद रखो। अभी बी का मतलब क्या है, इस बी का मतलब है ब्लैक, इस बी का मतलब है ब्राउन, इस आर का मतलब है रेड, इस ओ का मतलब है ऑरेंज, इस वाई का मतलब है येलो, इस जी का मतलब है ग्रीन, इस बी का मतलब है ब्लू, इस बी का मतलब है वायलेट, इस जी का मतलब है ग्रे, इस डब्ल्यू का मतलब है वाइट, गोल्डन का मतलब गोल्डन ही है, और सिल्वर का मतलब सिल्वर ही है ना, दिख रहा है ना पूरा बोर्ड? ठीक है, अब देखो इनके सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, ब्लैक का सिग्निफिकेंट फिगर होता है 0, अगर ब्लैक कलर आ जाए तो आपको 0 देना है, 0 से लेकर 9 तक वो लिख दो टेबल, 0 1 2 3, येलो का 4, ग्रीन का 5, ब्लू का 6, वॉयलेट का 7, ग्रे का 8, व्हाइट का 9, गोल्डन का सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता, सिल्वर का सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये पहली और सेकेंड रिंग की जगह आते ही नहीं है, गोल्डन सिल्वर कभी भी जहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर है उन रिंग्स की जगह कभी आते ही नहीं है, पूरा रखा ही नहीं जाता। तो 0 से लेकर 9 तक उसके बाद गोल्डन सिल्वर का नहीं होता। उसके बाद में डेसिमल मल्टीप्लाई क्या होता है, ये जो भी आपने नंबर लिखे हैं, ये जो भी नंबर लिखे हैं इनको 10 की पावर में ले लो, 10 की पावर में ले लेंगे तो ये आ गया 10 टू द पावर 0, ये बन जाएगा 1, ये आ गया 10 टू द पावर 1, ये बन गया 10, ये आ गया 10 टू द पावर 2, ये आ गया 10 टू द पावर 3, ये आ गया 10 टू द पावर 4, ये 10 टू द पावर 5, ये 10 टू द पावर 6, ये 10 टू द पावर 7, ये 10 टू द पावर 8, ये 10 टू द पावर 9, ये हो गया। उसके बाद में टॉलरेंस, टॉलरेंस क्या होती है इनकी, तो ये टॉलरेंस वाली जगह आते ही नहीं है ना, ये वाले जो नो है ये तो टॉलरेंस वाली जगह आती नहीं है, तो इसका कोई टॉलरेंस नहीं होता, क्योंकि टॉलरेंस फोर्थ फोर्थ जो रिंग है उसकी जगह पे होती है टॉलरेंस, तो ये वाले कलर उस जगह आते ही नहीं है, इनका तो कोई टॉलरेंस होता नहीं है। इसका टॉलरेंस होता है गोल्डन का 5%, इसका होता है 10%। तो एक बार इस टेबल को देखो और स्क्रीनशॉट लो इसका, 2 मिनट इसके ऊपर स्टे करके इसको ढंग से पढ़ लोगे तो ये याद ही हो जाएगी मेरे हिसाब से। तो पढ़ डालो उसको एक बार।
हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो एक क्वेश्चन देखो, टेबल तो मैं बने नहीं देता हूँ, क्वेश्चन देखो। जैसे ये कार्बन रजिस्टर है और इसके ऊपर जो रिंग्स का कलर है, ये पहली रिंग है रेड कलर की, ये दूसरी रिंग है ब्लैक कलर की, ये तीसरी रिंग है ऑरेंज कलर की, और ये फोर्थ रिंग है गोल्डन कलर की। अब देखो अपने से ये पूछा कि फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ दिस कार्बन रजिस्टर, इस कार्बन रजिस्टर का रेजिस्टेंस पता करना है अपने को। तो रेजिस्टेंस क्या हुआ, सबसे पहले रेड का सिग्निफिकेंट फिगर लो। रेड का सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, ये रहा रेड, रेड का सिग्निफिकेंट फिगर है 2। तो ये लिया हमने रेड का सिग्निफिकेंट फिगर 2, ये 2 लिख दिया। उसके बाद में ब्लैक, ब्लैक का सिग्निफिकेंट फिगर लो। ब्लैक का सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, ब्लैक का सिग्निफिकेंट फिगर है 0। तो यहाँ लिख दो 0, ये लिख दिया अपन ने 0। क्यों, क्योंकि ये जो फर्स्ट रिंग है ये शो करती है फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर को, ये जो सेकंड रिंग है ये शो करती है सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर को। तो ये आ गया 20 मल्टीप्लाइड बाय ये जो थर्ड रिंग है ये शो करती है ऑरेंज, ये ऑरेंज शो करती है डेसिमल मल्टीप्लाई को। तो डेसिमल मल्टीप्लाई देखो, ये रहा डेसिमल मल्टीप्लाई ऑरेंज का, ये रहा, और डेसिमल मल्टीप्लाई इसका 10 टू द पावर 3, क्योंकि थर्ड रिंग जो है वो डेसिमल मल्टीप्लाई को शो करती है। तो ये आ गया 10 टू द पावर, फिर प्लस माइनस लगाना है, और फिर गोल्डन का लेना है टॉलरेंस, तो क्योंकि फोर्थ रिंग जो है गोल्डन है, और फोर्थ रिंग जो किसको शो करती है, वो शो करती है टॉलरेंस को। तो टॉलरेंस कितना है इसका, टॉलरेंस है गोल्डन का 5%। तो प्लस माइनस 5%, और फिर लास्ट में लगा दो ओम। ये आंसर है इसका, ये रेजिस्टेंस, ये कार्बन रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस है, ये आपका आंसर है क्या। तो मतलब कुछ नहीं है, ये हलवा है, और बोर्ड में पूछा जाता है ना, कई बार कंपटीशन वगैरह में भी पूछ लेते हैं। तो ये बिल्कुल हलवा है, ये टेबल याद होनी चाहिए, उंगलियों पे हो जाती है याद ये। बस गिनती जो है वो 0 से चालू करना, गिनना 0 से चालू करना। कई बच्चे 1 से गिनना चालू कर देते हैं, तो बस यहाँ पे लिख देना BROY, ग्रेट, मेंटेन, वेरी गुड, वाई, और फिर 0 1 2 3 ऐसे करके नंबरिंग अपने आप हो जाती है, 10 की पावर में ले लेते हैं, तो वैसे हो जाती है, उंगलियों पे हो जाती है। तो ये जो है ये इसका रेजिस्टेंस है। देखो इस 5% का मतलब क्या है, इसका 5%, इस 20 इंटू 10⁻³ ये जो 20,000 है इसका 5%, ये जो 20,000 है इसका 5%, 20,000 का 5% निकाल लो, और एक बार इसमें ऐड कर दो, एक बार इसमें, मतलब है बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है ये, मतलब 5% का एरर हो सकता है, प्लस माइनस 5% है। इस वैल्यू से 5% ज्यादा भी हो सकता है, इस वैल्यू से 5% कम भी हो सकता है, ये है बात, है ना। और अगर ये फोर्थ स्टेप नहीं है तो फिर एग्जैक्ट आएगा 20 इंटू 10⁻³। तो ये इसका एक एग्जांपल है, 20 इंटू 10⁻³। समझ गए बच्चों, एक मैसेज करो मुझे एक बार, क्लियर है क्या सर? हाँ सर ये जो एरर होता है हाँ, सर, ये फिक्स्ड क्यों होता है सर, 5% या 10%? नहीं ये फिक्स नहीं होता एग्जैक्टली, मतलब ये बेसिकली एग्जैक्ट नहीं होते ये, है ना। तो 5% से कम भी हो जाता है कई बार, ये गोल्डन सिल्वर ये क्या है फालतू है, और एक्चुअल में ये एग्जैक्ट ही होते हैं, है ना। मतलब कईयों में एरर रह जाता है, मान लो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सही नहीं हो तो कईयों में ऐसा होता है कि यार 7-8% का एरर हो गया तो उसको 10% तक खींच लेते हैं ये, कईयों में 2-3% का एरर हो गया तो उसको 5% की मैक्सिमम मैक्सिमम एरर है ये, है ना, कि भैया मैक्सिमम एरर 5% का हो सकता है।
अच्छा, दूसरा, वैसे ये जो फोर्थ स्ट्रिप है ये होती नहीं है ना, 3 ही स्ट्रिप होती है। तो एक्चुअल में ये एग्जैक्ट होते हैं, जो अच्छे होते हैं वो तो एग्जैक्ट ही होते हैं। लेकिन जैसे मान लो कि फर्जी कंपनियां हैं, वो भी कार्बन रेजिस्टेंस बना रही है, जो अच्छी स्टैंडर्ड की कंपनी है वो तो फोर्थ स्ट्रिप का यूज ही नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो एरर डालती नहीं है, एरर रखती नहीं है, एग्जैक्ट रखती है। और तो उनका तो जैसे 20 × 10³ होगा, ये 3 रिंग होगी, रेड, ब्लैक और ऑरेंज, है ना। और ये गोल्डन रिंग वो लगाएंगे नहीं कि भैया हमारा जो रेजिस्टेंस है ये बिल्कुल एग्जैक्ट है। लेकिन कई बार क्या होता है कि सर्किट में अपने को वेरिएशन भी देना पड़ता है। वेरिएशन क्या है? जैसे मान लो कि सपोज करो बल्ब है, बल्ब के अंदर अगर एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लगा दिया, है ना, टॉलरेंस देना पड़ता है उसको ताकि सर्किट टॉलरेट कर पाए सर्किट उसको। जैसे हमारे जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस है घर में लगे हुए हैं, ध्यान से सुनना मुझे, जितने भी घर में इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, टीवी है, फ्रिज है, गीजर है, हीटर, कूलर, एसी वगैरह, ये तो इनके अंदर अगर एक फिक्स रेजिस्टेंस लगा दिया, है ना, तो जैसे और उसको ये बोल दिया कि भैया तू मतलब 220 वोल्ट पर ही काम करेगा, क्योंकि हमारे घर पे 220 वोल्ट की सप्लाई है, 220 वोल्ट की एसी आ रही है, और 220 की वोल्ट की एसी में तुझे इतना पावर जनरेट करना है ना। तो अब अगर 220 वोल्ट से अगर थोड़ा सा अप डाउन आ गया तो वो तो जल जाएगा। जैसे मान लो 220 वोल्ट से एक सपोज करो एक मान लो टीवी है, और टीवी में एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लगा दिया, एक बल्ब है, बल्ब में एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लगा दिया, और उसको पावर जो है उसकी रेटेड पावर हो गई कि भैया तुझे अगर 220 वोल्ट मिले तो तेरा पावर 100 वॉट का है, तो तुझे 100 वॉट वर्क करके देना पर सेकंड, है ना। आगे आएगा ये थोड़ा समझ में ना, आगे पावर वगैरह है अपने। अब क्या होगा कि अगर 220 वोल्ट आएगा तब तो वो उतना पावर डिलीवर कर देगा आपको, 100 वॉट का बल्ब है, 100 वॉट के पावर डिलीवर कर देगा। लेकिन अगर थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आ गया, जैसे मान लो 220 वोल्ट से किस दिन मान लो 250 वोल्ट सप्लाई हो गया, 250 वोल्ट सप्लाई हो गया तो वो जल जाएगा एपरेटस हाथों हाथ। और कई बार हो जाता है हाई वोल्टेज सप्लाई भी हो जाता है, तो थोड़ी सी टॉलरेंस रखी जाती है कई बार, यार सहन कर जाए वो जो एपरेटस है वो वोल्टेज को सहन कर जाए। अदरवाइज बहुत ही ज्यादा होगा तब तो वो जलेगा ही। अदरवाइज ये एमसीबी ट्रिप हो जाती है, जो मिनिएचर सर्किट ब्रेकेज होता है वो आपकी एमसीबी ट्रिप कर जाएगी, फ्यूज आपका जल जाएगा। तो इसलिए थोड़ी सी टॉलरेंस रखी भी जाती है फॉर सेफ्टी पर्पस, और जहां पे एग्जैक्ट लगाना होता है फिर वहां पे एग्जैक्ट बनाया जाता है ये। और ये मैक्सिमम है ना भाई। अब अपन हर परसेंट तो ले नहीं सकते ना, 1%, 2%, 3%, है ना, ये तो ले नहीं सकते। तो ये मैक्सिमम ले लीजिए भैया, मैक्सिमम 5% है ये। अब हो सकता है कोई जरूरी नहीं कि 5% ही हो सकता है 2% हो सकता है 3% हो, लेकिन मैक्सिमम 5%, मैक्सिमम 10%, ये है मैक्सिमम ले रखिए। एक क्वेश्चन करो तुम लोग, आएगा समझ में बालक? यस सर। अब एक क्वेश्चन करो तुम। मान लो मैं मार्केट गया, और मार्केट जाके और मुझे 40 ओम का रेजिस्टेंस खरीदना है एग्जैक्ट, 40 ओम का, मतलब मुझे उसके अंदर एरर नहीं चाहिए, है ना, मतलब एग्जैक्ट 40 ओम का मुझे एक जगह लाके लगाना है। तो आप कलर्स बताओ मुझे कौन कौन से कलर्स होंगे, 40 ओम का चाहिए मुझे। 40 ओम का रेजिस्टेंस खरीद के लाना चाहता हूं, अब कौन सी कलर वाला लेके आऊं? कलर कोड बताओ इनका। सर येलो, ब्लैक, ब्लैक। बिल्कुल सही है, येलो, ब्लैक, ब्लैक। क्योंकि येलो से सिग्निफिकेंट फिगर क्या आ जाएगा? 4, है ना, तो फिर लिख देंगे अपन 4। और उसके बाद में ब्लैक से आ जाएगा 0, तो 4 के आगे लगा देंगे 0, तो वो हो जाएगा 40। और उसके बाद में ब्लैक येलो ब्राउन भी ले सकते हैं ना? ब्राउन कैसे लेंगे? सर ब्लैक, येलो और फिर ब्राउन। ब्लैक, उसके बाद में येलो, और फिर ब्राउन। हाँ, ये भी ले सकते हैं, ब्लैक येलो ब्राउन भी हो सकता है, सही है। ब्लैक येलो ब्राउन भी हो सकता है, और ऑरेंज ब्लैक ब्लैक भी हो सकता है। तो ये जो है इस तरह से हम लोग 40 ओम का ले आएंगे। एक है ना इनकी सिग्निफिकेंट, ये गोल्डन का भी टॉलरेंस होता है, ये भी याद रखो कि इसका टॉलरेंस क्या होता है, 10⁻⁻1। काम में आती नहीं जनरली ये, इसका भी टॉलरेंस याद रखो। इसका टॉलरेंस होता है 10⁻⁻⁴।
-1, इसका टॉलरेंस होता है 10⁻²। ये भी याद रखना, हालांकि इसको टॉलरेंस वाली जगह पे इस्तेमाल करते नहीं है, ये टॉलरेंस का सॉरी डेसिमल मल्टीप्लाई वाली जगह पे इस्तेमाल करते नहीं है। इसका डेसिमल मल्टीप्लायर होता है 10⁻⁻1, इसका होता है 10⁻²। ये भी याद रखना, कई बार दे देते हैं ये 10⁻⁻1 10⁻। हालांकि ये जो गोल्डन और सिल्वर है ये डेसिमल मल्टीप्लायर वाली जगह पे ज्यादा यूज नहीं होते हैं, है ना। लेकिन अगर दे दिया तो फिर इसको 10⁻⁻1, इसको 10⁻²। जैसे मान लो इसको भी आपको सिल्वर दे दिया ऑरेंज वाले को, तो ये इस्तेमाल करना है आपने। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे बढ़ रहा है। हो गया? ये 10⁻⁻1 और 10⁻⁻2 ध्यान रखना, बेटा रहा हूं। देखो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ता है रेजिस्टेंस पर, है ना। मैंने बताया था रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है R=ml/A_N⁴ ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। अब रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, R=L, लेंथ पे डिपेंड करता है। लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, लेंथ घटाओगे रेजिस्टेंस घट जाएगा। ठीक, उसके बाद में R=1/A, उसका एरिया बढ़ाओगे रेजिस्टेंस घट जाएगा, एरिया घटाओगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। रेसिप्रोकल बिहेवियर। एक अपन ने पढ़ा था R=1/N, ये n क्या है, ये n है पर वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये डिपेंड करता है नेचर पे, n इज नॉट अ नेचर, n तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, पर वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन वो नेचर चेंज करने पे क्या है, चेंज हो जाती है, पर वॉल्यूम के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन का नंबर जो चेंज हो जाता है। तो इसको डिस्कस करना नहीं, ये दोनों डिस्कस कर चुके हैं। अब बात आती है R=1/τ, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब टॉर्क जो है ये है रिलैक्सेशन टाइम। तो क्या होता है कि अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक, अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं वायर का, अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है, लिख देता हूं आगे। इफ वी रेज द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टिंग वायर, टेम्परेचर बढ़ाएं तो होता क्या है, उससे होता ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने से कॉलिजन जो है वो फास्ट हो जाती है। कॉलिजन फास्ट हो जाती है क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को थर्मल एनर्जी और मिल जाती है एक्स्ट्रा। अब थर्मल एनर्जी मिल जाती है तो उसकी स्पीड तेज हो जाती है। इलेक्ट्रॉन गेन थर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रॉन जो है गेन थर्मल एनर्जी ड्यू टू विच जो उसकी स्पीड हो जाती है वो क्या हो जाती है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन फास्ट, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम फास्ट। इलेक्ट्रॉन तेजी के साथ में चलने लगता है, फास्ट चलने लगता है। अब इलेक्ट्रॉन फास्ट चलने लगता है तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है, उसका रिजल्ट क्या आता है कि उसकी कॉलिजन जो है, कॉलिजन जो है वो तेजी से होने लगती है। कॉलिजन विद बाउंड चार्ज बिकम फास्ट।
कॉलिजन तेजी से होने लगती है। अब कॉलिजन तेजी से होने लगती है तो उससे क्या होता है, कॉलिजन तेज होगी तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। भाई रिलैक्सेशन टाइम क्या था, टाइम टेकन बिटवीन टू कॉलिजन, तो उससे क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम जो टॉर्क है, रिलैक्सेशन टाइम तो टॉर्क है वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीजेस। रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा, और अगर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा तो आर प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टॉर्क है, आर प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टॉर्क है, और रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा तो ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल ये कहानी है। कोई पूछे क्या टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस क्यों बढ़ जाता है वायर का, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस इसलिए बढ़ जाता है, ये अपन ने वजह समझाई है। तो अगर हम लोग केवल इसको देखें कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो आपका रेजिस्टेंस क्या हो गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया। यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है, और टेम्परेचर घटाने पर रेजिस्टेंस घटता है। तो इसका मतलब टेम्परेचर और रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। एक एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला है इसके लिए, साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके निकाला है, तो वो देखते हैं अपन, इसको देखो एक बार, स्क्रीनशॉट लो। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस और ये टेम्परेचर क्या हो गया, आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एक तरह से। अब किस फार्मूले के हिसाब से, फार्मूले का कोई डेरिवेशन नहीं है, एक्सपेरिमेंटल लॉ है, तो किस फार्मूले के हिसाब से रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो ओवरऑल बात क्या हुई, क्लियर कर रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओवरऑल बात ये हुई, नंबर पहली बात, इफ टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। नंबर दूसरी बात, टेम्परेचर घटाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ऐसा होता है फॉर कंडक्टर। कंडक्टर में ऐसा होता है, किसी भी मेटल के अंदर ऐसा होता है, मेटेलिक वायर में ऐसा होगा। और किस फार्मूले के हिसाब से घटेगा बढ़ेगा, फॉर्मूला, फॉर्मूला है RT इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा टी। किस फार्मूले के हिसाब से घटता होता है। अब इसके अंदर कौन कौन चीजें क्या क्या है, जो R0 है वो तो है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपके वायर का जो भी रेजिस्टेंस होगा वो तो ये होगा। RT क्या है, रेजिस्टेंस एट 3 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये T क्या है, जितना टेम्परेचर आपने बढ़ाया वो, और ये अल्फा क्या है, अल्फा को बोलते हैं हम लोग टेम्परेचर या रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोएफिशिएंट, रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ये इसका नाम। तो ये चार चीजें, ऐसे कैसे वेरिएशन